1 अरब 40 करोड़ लोगों का एक स्वाभिमानी संप्रभु राष्ट्र, एक ऐसा राष्ट्र जिसका इतिहास समृद्ध है और भविष्य शक्तिशाली है, दुनिया के मंच पर अक्सर अपनी आवाज क्यों धीमी रखता है? यूनाइटेड स्टेट्स से आरोपों या दबाव का सामना करने पर भारत कभी-कभी एक मजबूत, मुखर जवाब के बजाय सतर्क कूटनीति का रास्ता क्यों चुनता है? जवाब देवियों और सज्जनों, हमारी सैन्य शक्ति या हमारी आर्थिक नीतियों में नहीं हो सकता है। यह कुछ और सूक्ष्म, कहीं अधिक व्यापक चीज में निहित है। यह उन डिजिटल जंजीरों में निहित है जो हमारे राष्ट्र को बांधती हैं। सच्चाई यह है कि अमेरिकी कॉरपोरेशंस हमारी राष्ट्रीय बातचीत की चाबियों को पकड़े हुए हैं और यह वॉशिंगटन को नई दिल्ली पर एक अभूतपूर्व और खतरनाक लाभ देता है। जरा सोचिए, हर दिन करोड़ों भारतीय अपने विचार, अपनी योजनाएं, अपनी खुशियां और अपनी निराशाएं ऑनलाइन साझा करते हैं। वे सिर्फ एक शून्य में नहीं बोल रहे हैं, वे एक विशाल डेटा इकट्ठा करने वाली मशीन को खिला रहे हैं। यह मशीन अमेरिकी टेक दिग्गजों के स्वामित्व, संचालन और नियंत्रण में है। जब एक विदेशी शक्ति के पास आपकी सीमाओं के भीतर हर फुसफुसाहट को सुनने, हर सामाजिक संबंध को मैप करने और हर राजनीतिक भावना का विश्लेषण करने की क्षमता होती है, तो आपकी संप्रभुता खतरे में पड़ जाती है। ये सिर्फ प्राइवेसी के बारे में नहीं है, ये शक्ति के बारे में है। ये एक मूक डिजिटल उपनिवेशीकरण के बारे में है जो हमारे राष्ट्र को कमजोर और उजागर छोड़ देता है, जिसकी रणनीतिक स्वायत्तता सिलिकॉन वैली द्वारा बंधक बना ली गई है। हमारे डेटा पर यह नियंत्रण एक ठंडा प्रभाव डालता है। हमारी सरकार पूरी स्वतंत्रता के साथ कैसे काम कर सकती है जब उसे पता हो कि उसके नागरिकों, उसके अधिकारियों और उसके संस्थानों का डेटा ही उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। डेटा को हथियार बनाने का खतरा, चाहे वह राजनीतिक दबाव, आर्थिक हेरफेर या खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए हो, बहुत वास्तविक है। यह एक मूक शक्ति गतिशीलता है जो कूटनीति के बंद दरवाजों के पीछे चलती है। भारत की अपनी राह तय करने की, अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहने की क्षमता, उसकी अपनी जानकारी को नियंत्रित करने की क्षमता से आंतरिक रूप से जुड़ी हुई है। हम एक सच्चा स्वतंत्र राष्ट्र नहीं हो सकते अगर हमारी डिजिटल रीढ़ हजारों मील दूर स्थित है, जो दूसरे देश के कानूनों और सनक के अधीन है। विनम्र बातचीत का समय खत्म हो गया है। हमें इस वास्तविकता का सीधे सामना करना होगा। डिजिटल लगाम कस रही है और हर बाइट डेटा जिसे हम सौंपते हैं, हम अपनी राष्ट्रीय संप्रभुता का एक टुकड़ा दे देते हैं। हमें खुद से पूछना होगा कि क्या हम ऐसी स्थिति से सहज हैं जहां एक विदेशी सरकार हमारी राष्ट्र की सामूहिक चेतना तक जब चाहे तब पहुंच सकती है। यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, रणनीतिक महत्व का मामला है, जिसे हम अब और अनदेखा नहीं कर सकते। हमें इन डिजिटल जंजीरों को तोड़ना होगा और उस डेटा को वापस लेना होगा जो सही मायने में भारत के लोगों का है। राष्ट्र इसकी मांग करता है। आइए इस डिजिटल कब्जे के पैमाने को बहुत स्पष्ट करें। एक आम भारतीय के लिए अमेरिकी तकनीक के बिना एक दिन की कल्पना करना लगभग असंभव है। सुबह उठकर अपने व्हाट्सएप मैसेज चेक करने से लेकर अपने आवागमन के दौरान इंस्टाग्राम और फेसबुक फीड्स पर स्क्रॉल करने तक, गूगल पर जानकारी खोजने तक और सोने से पहले यूट्यूब पर वीडियो देखने तक, आपका पूरा डिजिटल जीवन कैलिफोर्निया में मुख्यालय वाली मुट्ठी भर कंपनियों द्वारा क्यूरेट और मॉनिटर किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म सिर्फ सेवाएं नहीं है, ये नए पब्लिक स्क्वायर हैं, नए बाजार हैं, पूरी पीढ़ी के लिए संचार के नए चैनल हैं। वे आधुनिक भारतीय जीवन का आवश्यक बुनियादी ढांचा बन गए हैं। इन प्रमुख प्लेटफॉर्मों की सूची अमेरिकी कॉरपोरेट शक्ति का एक रोल कॉल है। मेटा का साम्राज्य, जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम शामिल है, अधिकांश सामाजिक इंटरैक्शन को नियंत्रित करता है। गूगल अपने सर्च इंजन, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, जीमेल और यूट्यूब के माध्यम से जानकारी और सामग्री की खपत पर एक अद्वितीय पकड़ रखता है। इसमें ई कॉमर्स के लिए अमेजन, पेशेवर सॉफ्टवेयर के लिए माइक्रोसॉफ्ट और सार्वजनिक चर्चा के लिए ट्विटर। अब एक्स को जोड़ें और तस्वीर चिंताजनक रूप से स्पष्ट हो जाती है। ये भारतीय कंपनियां नहीं हैं। वे पहले भारतीय कानून का जवाब नहीं देती। वे अमेरिकी संस्थाएं हैं और उन्होंने हमारे ही घर में एक डिजिटल साम्राज्य सफलतापूर्वक बनाया है जो हमारी बातचीत को आकार दे रहा है और हमारे डेटा को इकट्ठा कर रहा है।
इस समस्या का मूल डेटा के भौतिक स्थान में निहित है। 1 अरब से अधिक भारतीयों की निजी चैट, व्यक्तिगत तस्वीरें, स्थान इतिहास और खोज क्वेरी स्टोर करने वाले सर्वर का भारी बहुमत मुंबई, बेंगलुरु या हैदराबाद में नहीं है। वे संयुक्त राज्य अमेरिका में विशाल डेटा केंद्रों में स्थित हैं, जैसे वर्जीनिया और ओरेगन में। यह भौगोलिक दूरी केवल एक तकनीकी विवरण नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण भेद्यता है। इसका मतलब है कि हमारे राष्ट्र का डिजिटल जीवन रक्त, हमारे नागरिकों का अंतरंग डेटा, हमारे व्यवसायों का रणनीतिक संचार और हमारी सरकार की संवेदनशील जानकारी भौतिक रूप से विदेशी धरती पर रहता है। यह व्यवस्था हमारे राष्ट्र के डेटा को सीधे अमेरिकी कानूनों के अधिकार क्षेत्र में रखती है। सेलाउड एक्ट या क्लेरिफाइंग लॉफुल ओवरसीज यूज ऑफ डेटा एक्ट जैसे कानून अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अमेरिकी टेक कंपनियों को अपने सर्वर पर संग्रहित डेटा सौंपने के लिए मजबूर करने की शक्ति देते हैं, भले ही उपयोगकर्ता कहीं भी रहता हो। इसका मतलब है कि एक भारतीय नागरिक के निजी डेटा तक अमेरिकी सरकार द्वारा कानूनी रूप से पहुंचा जा सकता है, भारतीय सरकार की जानकारी या सहमति के बिना। यह हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता और हर एक भारतीय की गोपनीयता पर सीधा हमला है। डिजिटल साम्राज्य का निर्माण हो चुका है और इसकी राजधानी भारत में नहीं है। इस डिजिटल अधीनता के जोखिम काल्पनिक नहीं है, वे तत्काल और गंभीर हैं, जो हमारे राष्ट्रीय हित के ठीक दिल पर वार करते हैं। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। कल्पना कीजिए कि एक विदेशी खुफिया एजेंसी को हमारे सैन्य कर्मियों, सरकारी अधिकारियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के वैज्ञानिकों के संचार और स्थान डेटा तक संभावित पहुंच मिल जाए। ये पागलपन नहीं है, ये एक संभावित परिदृश्य है। 21वीं सदी में जासूसी सिर्फ जमीन पर जासूसों के बारे में नहीं है, ये डिजिटल बैकडोर का फायदा उठाने के बारे में है। जब हमारा डेटा अमेरिकी सर्वर पर संग्रहित होता है, तो हम अनिवार्य रूप से एक संभावित विरोधी को अपने राष्ट्र के सबसे संवेदनशील रहस्यों का नक्शा दे रहे होते हैं। ये विनाशकारी अनुपात की एक रणनीतिक भेद्यता है। जासूसी के अलावा हमारे घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का गंभीर जोखिम भी है। जो एल्गोरिथम को नियंत्रित करता है, वह बातचीत को नियंत्रित करता है। ये अमेरिकी प्लेटफॉर्म कुछ कथाओं को बढ़ाने या दबाने, जनमत को आकार देने और राजनीतिक परिणामों को प्रभावित करने की शक्ति रखते हैं। गलत सूचना अभियान सर्जिकल सटीकता के साथ शुरू किए जा सकते हैं, जो विशिष्ट जनसांख्यिकी को लक्षित करके कलह बोने, सामाजिक अशांति फैलाने और हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने के लिए है। लाखों भारतीयों द्वारा उपभोग की जाने वाली जानकारी में हेरफेर करने की क्षमता एक शक्तिशाली हथियार है और यह वर्तमान में विदेशी निगमों के हाथों में है, जिनकी प्राथमिकताएं भारत की स्थिरता और अखंडता के अनुरूप नहीं हो सकती है। कूटनीतिक दबाव का खतरा, डेटा को सौदेबाजी के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना भी हमेशा मौजूद रहता है। फिर आर्थिक शोषण की कठोर वास्तविकता है। एक डेटा नया तेल है और अभी भारत अपने सबसे मूल्यवान संसाधन को अमेरिकी कंपनियों द्वारा मुफ्त में ड्रिल, परिष्कृत और मुद्रीकृत करने दे रहा है। एक भारतीय उपयोगकर्ता डेटा से उत्पन्न अपार लाभ सिलिकॉन वैली में जाता है, न कि हमारी अपनी अर्थव्यवस्था में। एक भारतीय स्टार्टअप और व्यवसायों को इन वैश्विक दिग्गजों के पक्ष में झुके हुए खेल के मैदान पर प्रतिस्पर्धा करने के लिए मजबूर किया जाता है, जो प्रतिस्पर्धा को कुचलने और नए बाजारों पर हावी होने के लिए अपने डेटा एकाधिकार का लाभ उठाते हैं। हम उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजन और डिजिटल उत्पादों के लिए कच्चा माल प्रदान कर रहे हैं, केवल प्रीमियम पर तैयार माल वापस खरीदने के लिए। यह एक क्लासिक औपनिवेशिक आर्थिक मॉडल है, जिसे डिजिटल युग के लिए नया रूप दिया गया है। अंत में और सबसे व्यक्तिगत रूप से हर भारतीय नागरिक की गोपनीयता का मौलिक अतिक्रमण है। एक आपकी निजी बातचीत, एक आधी रात में गूगल पर खोजी गई आपकी स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं, एक दोस्तों के साथ साझा किए गए आपके राजनीतिक विचार, एक आपके फोन द्वारा ट्रैक की गई आपकी शारीरिक गतिविधियां, यह सब एकत्र, संग्रहित और विश्लेषण किया जाता है।
यह बड़े पैमाने पर निगरानी, मुफ्त सेवाएं प्रदान करने की आड़ में की जाती है, व्यक्तिगत स्वायत्तता को समाप्त करती है और ऐसा समाज बनाती है जहां नागरिकों की लगातार निगरानी की जाती है। गोपनीयता का वादा खोखला है जब आपका डेटा दूसरे देश के कानूनों के अधीन होता है। दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा, हमारी लोकतांत्रिक स्थिरता, हमारा आर्थिक भविष्य और हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं सब कुछ दांव पर हैं। जब हम डिजिटल संप्रभुता के उदाहरण देखते हैं तो हम अपने पड़ोसी चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब मैं स्पष्ट कर दूं, मैं उनके राज्य नियंत्रण या सेंसरशिप के सत्तावादी मॉडल का समर्थन नहीं कर रहा हूं, लेकिन विशुद्ध रूप से रणनीतिक दृष्टिकोण से हमें यह विश्लेषण करना चाहिए कि चीन ने अमेरिकी टेक दिग्गजों द्वारा अपने डिजिटल परिदृश्य को उपनिवेशित होने से कैसे सफलतापूर्वक रोका, जबकि भारत ने अपने डिजिटल दरवाजे खुले रखे। चीन ने वह बनाया जिसे अब प्रसिद्ध रूप से द ग्रेट फायरवॉल के रूप में जाना जाता है। यह सिर्फ सेंसरशिप का एक उपकरण नहीं था, यह एक रणनीतिक औद्योगिक नीति थी जिसे एक घरेलू प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी तंत्र को पोषित करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसे विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाया गया था। यह पश्चिमी प्लेटफार्मों तक अनियंत्रित पहुंच पर डिजिटल संप्रभुता को प्राथमिकता देने का एक सचेत विकल्प था। इस रणनीति के परिणाम निर्विवाद हैं। चीन में गूगल, फेसबुक या ट्विटर नहीं है, इसके बजाय इसमें बाइडू, वीचैट और वेइबो है। ये केवल क्लोन नहीं है, ये शक्तिशाली अभिनव प्लेटफॉर्म है जो एक आत्मनिर्भर डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। वीचैट उदाहरण के लिए सिर्फ एक मैसेजिंग ऐप से कहीं अधिक है। यह एक सुपर ऐप है जो सोशल मीडिया, भुगतान, ई-कॉमर्स और सरकारी सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म में एकीकृत करता है। ये घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करता है कि चाइनाई उपयोगकर्ता डेटा चीन की सीमाओं के भीतर रहे, चाइनाई कानूनों के अधीन। इसका यह भी मतलब है कि इस डेटा से उत्पन्न अपार धन चाइनाई अर्थव्यवस्था के भीतर घूमता है, जो अपने स्वयं के टेक दिग्गजों को बढ़ावा देता है और नवाचार और विकास का एक अच्छा चक्र बनाता है। अपना खुद का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर चीन ने कई महत्वपूर्ण रणनीतिक फायदे हासिल किए। इसने खुद को उस तरह के कूटनीतिक दबाव और डेटा संबंधी लाभ से बचाया जो संयुक्त राज्य अमेरिका अन्य देशों पर डाल सकता है। इसने अपनी सीमाओं के भीतर सूचना के आख्यान को नियंत्रित करने की क्षमता हासिल की, चाहे वह बेहतर हो या बदतर, विदेशी एल्गोरिदम के हस्तक्षेप के बिना। आर्थिक रूप से इसने दुनिया की कुछ सबसे बड़ी और सबसे मूल्यवान प्रौद्योगिकी कंपनियों का निर्माण किया, जो अब विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करती हैं। यह दृष्टिकोण डेटा और डिजिटल प्लेटफार्मों के दीर्घकालिक रणनीतिक मूल्य की गहरी समझ को दर्शाता है। उन्हें केवल वाणिज्यिक उत्पादों के रूप में नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियों के रूप में देखता है, जिन्हें नियंत्रित किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना होगा। हम चीन के राज्य निगरानी और सूचना नियंत्रण के मॉडल को दोहरा नहीं सकते और न ही करना चाहिए। हालांकि हमें उनकी रणनीतिक दूरदर्शिता से सीखना चाहिए। चीन से सबक यह है कि डिजिटल संप्रभुता कोई संयोग नहीं है, यह जानबूझकर दीर्घकालिक नीतिगत निर्णयों का परिणाम है। इसके लिए एक सरकार को डिजिटल डोमेन के रणनीतिक महत्व को पहचानने और इसकी रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है। चीन ने दिखाया है कि किसी राष्ट्र के लिए विदेशी शक्तियों को नियंत्रण दिए बिना विश्व स्तरीय डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण करना संभव है। भारत के लिए सवाल यह है कि क्या हमारे पास ऐसा करने की इच्छा है, लेकिन इस तरह से जो हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप हो। विश्लेषण का समय खत्म हो गया है, अब कार्रवाई का समय है। हमारी डिजिटल संप्रभुता को पुनः प्राप्त करने के लिए एक साहसिक बहुआयामी रणनीति की आवश्यकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, हमें डेटा स्थानीयकरण कानूनों को सख्ती से लागू करना होगा। यह गैर परक्राम्य है। भारतीय नागरिकों का व्यक्तिगत और महत्वपूर्ण डेटा भारत की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से स्थित सर्वर पर संग्रहित किया जाना चाहिए। यह मूलभूत कदम है।
यह तुरंत हमारे डेटा को भारतीय कानून के संरक्षण में लाता है और विदेशी सरकारों के लिए हमारी सहमति के बिना उस तक पहुंचना कहीं अधिक कठिन बना देता है। ये संरक्षणवाद नहीं है, ये डिजिटल युग में राष्ट्रीय आत्म संरक्षण का एक मौलिक कार्य है। भारत में व्यवसाय करने वाली किसी भी कंपनी को इस संप्रभु अधिकार का सम्मान करना चाहिए। दूसरा, हमें अपने खुद के चैंपियंस को बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार को भारतीय प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के लिए एक इनक्यूबेटर और एक एक्सेलरेटर के रूप में कार्य करना चाहिए। इसका मतलब है अमेरिकी दिग्गजों के घरेलू विकल्पों के लिए वित्तीय प्रोत्साहन, अधिमान्य बाजार पहुंच और नीतिगत समर्थन प्रदान करना। हमें एक ऐसा वातावरण बनाने की जरूरत है जहां एक भारतीय सोशल मीडिया ऐप, एक घरेलू सर्च इंजन या एक मेड इन इंडिया ऑपरेटिंग सिस्टम न केवल जीवित रह सके बल्कि पनप सके। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स जैसी पहल सही दिशा में एक कदम है, लेकिन हमें कहीं अधिक आक्रामक होने की जरूरत है। हमें अपने नव प्रवर्तकों का जश्न मनाना और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए और भारतीय डिजिटल उत्पादों का उपयोग करने के आसपास राष्ट्रीय गौरव का निर्माण करना चाहिए। तीसरा, ये सब विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और प्रतिभा के बिना संभव नहीं है। हमें डेटा केंद्रों, हाई स्पीड फाइबर नेटवर्क और स्वदेशी सेमीकंडक्टर निर्माण में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करना चाहिए। जो राष्ट्र अपना खुद का डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता, वह हमेशा दूसरों पर निर्भर रहेगा। साथ ही हमें विश्व स्तरीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों, डेटा वैज्ञानिकों और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक नई पीढ़ी बनाने के लिए अपनी शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त करना होगा। हमारे पास जनसांख्यिकीय लाभांश है, हमें इसे तकनीकी लाभांश में बदलना होगा। भविष्य की नौकरियों के लिए अपने युवाओं को कौशल प्रदान करना सिर्फ एक आर्थिक अनिवार्यता नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा भी है। चौथा, हमें राष्ट्र को एकजुट करना होगा। डेटा प्राइवेसी और डिजिटल संप्रभुता के महत्व के बारे में हर भारतीय नागरिक को शिक्षित करने के लिए एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान की आवश्यकता है। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि उनके डेटा के साथ क्या होता है और इसे कौन नियंत्रित करता है, यह क्यों मायने रखता है। उन्हें मुफ्त सेवाओं की छिपी हुई लागतों को समझने की जरूरत है। जब नागरिक इन मुद्दों के प्रति सचेत हो जाएंगे, तो वे निगमों और सरकार दोनों से बेहतर की मांग करना शुरू कर देंगे। यह जन दबाव कठिन सुधारों को आगे बढ़ाने और स्थानीय प्लेटफॉर्मों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छा शक्ति पैदा करेगा। एक सूचित नागरिकता एक डिजिटल रूप से संप्रभु राष्ट्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। तो आज रात की डिबेट में हम अंतिम महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। हमारे पास ब्लूप्रिंट है, हमें जोखिम पता है और हमें समाधान भी पता है, लेकिन भारत और सच्ची डिजिटल स्वतंत्रता के बीच खड़ी सबसे बड़ी बाधा क्या है? क्या यह तकनीक की कमी है? क्या यह वित्तीय संसाधनों की कमी है? या यह कुछ ऐसा है जो कहीं अधिक गहराई से निहित है, हमारी राष्ट्रीय मानसिकता? मैं तर्क देता हूं कि जबकि प्रौद्योगिकी और पैसा महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं, हमें जिस सबसे बड़ी बाधा का सामना करना पड़ता है वह हमारी अपनी मानसिकता की जड़ता है। सार्वजनिक और नीति निर्माण दोनों स्तरों पर हमारे पास तकनीकी कौशल है और हम संसाधन ढूंढ सकते हैं, लेकिन क्या हमारे पास इच्छा शक्ति है? चलिए तकनीक पर विचार करते हैं। क्या भारत के पास अपने प्लेटफॉर्म और बुनियादी ढांचा बनाने की क्षमता है? बिल्कुल। हमारे इंजीनियर और आईटी पेशेवर खुद सिलिकॉन वैली की रीढ़ हैं। हमारे पास एक संपन्न स्टार्टअप इकोसिस्टम है और तकनीकी उपलब्धि का एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है। यूपीआई से लेकर अंतरिक्ष अन्वेषण तक, विश्व स्तरीय डेटा केंद्र बनाना, प्रतिस्पर्धी सोशल मीडिया ऐप बनाना या यहाँ तक कि एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करना भी बहुत बड़े काम है, लेकिन वे हमारी पहुंच से बाहर नहीं है। चुनौती क्षमता की नहीं है, बल्कि पैमाने, महत्वाकांक्षा और इस प्रतिभा को भारत के लिए पहले निर्माण की दिशा में निर्देशित करने के एक केंद्रित राष्ट्रीय मिशन की है। पैसे का क्या? आवश्यक वित्तीय निवेश निश्चित रूप से बहुत बड़ा है। अमेरिकी टेक दिग्गजों के खरबों डॉलर के मूल्यांकन और बड़े पैमाने पर अनुसंधान और विकास बजट के साथ प्रतिस्पर्धा करना डॉन्टिंग लगता है।
हालांकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बढ़ रही है। सरकारी फंडिंग, रणनीतिक निजी क्षेत्र के निवेश और सॉवरेन वेल्थ फंड का एक संयोजन आवश्यक पूंजी जुटा सकता है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि डेटा अर्थव्यवस्था को भारत के भीतर रखकर हम इमेंस घरेलू मूल्य को अनलॉक करेंगे, जो खुद ही आगे के विकास को निधि देगा। वित्तीय तर्क दीर्घकालिक रणनीतिक लाभों को अल्पकालिक लागतों पर प्राथमिकता देने का मामला है। यदि राजनीतिक इच्छा शक्ति मौजूद है तो यह एक दुर्गम बाधा नहीं है। यह हमें मुद्दे के मूल तक ले आता है, मानसिकता। दशकों से हमें पश्चिमी प्रौद्योगिकी के उपभोक्ता बनने के लिए वातानुकूलित किया गया है, न कि अपने स्वयं के निर्माता। एक गहरी जड़ें जमा चुकी संतोष है। सुविधा के बदले डिजिटल उपनिवेशीकरण की एक इच्छुक स्वीकृति है। हमारे नीति निर्माता रणनीतिक खतरे को पहचानने में बहुत धीमे रहे हैं, जबकि हमारी जनता ने विदेशी प्लेटफार्मों को बिना लागत पर सवाल उठाए गले लगा लिया है। सबसे बड़ी बाधा इस मानसिक जड़ता को दूर करना है। यह निर्भरता की मानसिकता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के बारे में है। यह एक राष्ट्रीय विश्वास को बढ़ावा देने के बारे में है कि हम अपना खुद का डिजिटल भविष्य बना सकते हैं और बनाना चाहिए। प्रौद्योगिकी उपकरण है, पैसा ईंधन है, लेकिन मानसिकता इंजन है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलते, हमारी डिजिटल स्वतंत्रता एक दूर का सपना बनी रहेगी।